नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स की मार्च मंथ 2023। इससे पहले हम इस चैनल पे जनवरी और फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पहले वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो ये दोनों लेक्चर्स देख लें। और इसमें जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स है उनमें उसमें हमने करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए और इस चैनल पे आपको किस तरीके के वीडियोस और किस तरीके के लेक्चर्स मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है। तो आप जनवरी और फरवरी के भी पहले देख लेना लेक्चर्स। ठीक है, ये तो हो गई करंट अफेयर्स वाली बात। अब इसके मार्च महीने के शुरू करने से पहले अपन करंट अफेयर्स अपन बात कर लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर ये है कि आरएएस की वैकेंसी जैसा आप सब जानते हैं कि आ चुकी है। आरएएस के अलावा राजस्थान में आरपीएससी और कई एग्जाम कराती है, उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अभी आई है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। पिछले 8-10 सालों में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो पेपर 3 होता है, इसमें राजस्थान जीके आता है। सिर्फ राजस्थान जीके आता है, इसमें इंडियन जीके नहीं आता है। तो राजस्थान जीके के साथ में इसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है। तो राजस्थान का करंट अफेयर्स आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है उसके पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करने के अलावा आप पेपर 3 की तैयारी के लिए भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इस पे आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे लाएंगे जो राजस्थान जीके के स्पेसिफिक होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे, आरपीएससी में पूछे हुए, बाकी एग्जाम्स में भी पूछे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो गई। और जहां तक बात रहती है आरएस की, अब आपको पता है यूट्यूब पे वैसे भी होड़ मची हुई है जयपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बाकी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स में कि कौन पहले स्ट्रैटेजी बनाएगा, कौन दिखाएगा। तो अच्छा चलो ये सब बातों को रहने देते हैं। इन सब बातों के अलावा अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग इस चैनल पे कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम लोग इस चैनल पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम लोग एमसीक्यूज, कैसे हम लोग आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी हम लोग टॉपिक वाइज कैसे हम लोग कवर करेंगे हर एक टॉपिक को जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, चाहे प्री का एग्जाम हो, पहले अब अपन प्री की बात करेंगे। तो प्री का एग्जाम है तो दो चीजें हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक है आपका जो सिलेबस है। ठीक है, ये दो चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द जो प्री का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा जो भी हम वो डिटेल डिस्कशन है वो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में कर लेंगे। फिर एक बात और कि मैं माफी चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हो गया। थोड़ी सी तबीयत नासाज होने के कारण, अभी भी आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा मुझे जुकाम हो गया था, वायरल हो गया था। अभी तक भी पूरा सही हुआ नहीं है, पर ठीक है, स्टिल आई एम ट्राइंग। और जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि आगे जो भी वीडियोस हम लोग डालेंगे, क्योंकि आप रेगुलर वीडियोस डालेंगे डेली का, नहीं तो 2 दिन में एक वीडियो तो हम लोग अपलोड करेंगे ही। तो उस हिसाब से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मार्च महीने के करंट अफेयर्स से। तो सबसे पहले है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड। अब चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया है? कृति भारती जी को दिया गया है ये अवार्ड। ये कृति भारती जी जोधपुर की रहने वाली है। ये सारंगी ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी है ये। इनको 2022 में भी एक ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया था। वैसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड जो है ये दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके द्वारा ये दिया जाता है। और कृति भारती जी की ये जो संस्था है सारंगी ट्रस्ट, ये बाल विवाह के रोकथाम के लिए काम करती है। ठीक है, तो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड मेजरली ये याद रखना, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया है? कृति भारती को दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये स्कॉच अवार्ड दिए गए हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कुछ योजनाओं को। ठीक है, ये राजस्थान सरकार का जो विभाग है इसकी कुछ योजनाओं को दिया गया है। पहला तो गोल्ड अवार्ड है, ये पालनहार योजना को दिया गया है ना। पालनहार योजना जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में 33 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना घोषित किया है। तो उसमें से एक योजना पालनहार योजना है। इसमें 1500 और 2500 रुपए दिए जाते हैं, वो हम डिटेल लेटर डिस्कशन कर लेंगे। पर अभी ये याद रखना, गोल्ड अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड है ना, पालनहार योजना को दिया गया है। फिर है सिल्वर अवार्ड। सिल्वर अवार्ड दिया गया है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को। और एक और सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को। ठीक है, ये भी फ्लैगशिप योजना है।
इसके बाद बात करते हैं राजस्थान साहित्य उत्सव की। अब ये राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन है ना उम्मेद उद्यान जोधपुर में हुआ है। ठीक है, ये एक तो ये याद रखना। एक कब हुआ है? 25 से 27 मार्च को। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था और इसका शीर्षक रखा गया साहित्य कुंभ। फिर है राजस्थान में टीबी उन्मूलन का पुरस्कार। ये टीबी उन्मूलन का पुरस्कार 8 जिलों को दिया गया है। अब ये जिले वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, पर है ना इतना याद रख लेना, 8 जिलों को ऐसा कोई पुरस्कार दिया गया था। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, एक बार दिमाग में रख लेना बस। फिर है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पे स्टार लगा लेना, ये पहले भी पूछा हुआ है और ये इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूलाराम सारण जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने ये पुरस्कार दिए राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से। अब राजस्थान साहित्य अकादमी है, ये लोकेटेड है उदयपुर राजस्थान में, है ना। अब इसका अकादमी का एक तो सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका नाम है मीरा पुरस्कार। ये दिया गया रति सक्सेना को, ये जयपुर के रहने वाले, और इनको दिया गया हंसी एक प्रार्थना के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद है सुमनेश जोशी अवार्ड। ये सुमनेश जोशी अवार्ड जो है ये तराना परवीन को दिया गया है फॉर 108, इनकी बुक है 108। फिर इसके अलावा है एक जनार्दन राय नागर सम्मान, ये दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। ठीक है, तो ये तीनों अवार्ड ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। फिर बात करते हैं राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह की। ये पशुपालकों के सम्मान का, जैसे कि आप कुछ योजनाओं का, कुछ टॉपिक्स का आप थोड़ा सा ब्रेकअप करके खुद अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि अपन ये समारोह है ना, राज्य स्तरीय है तो वो स्टेट में हुआ है। फिर पशुपालकों का सम्मान किया जा रहा है ना, इतना तो आपको बेसिक समझ में आ रहा है। तो ये मिल रहा है सुरेंद्र अवाना जी को और प्रेम सिंह राव जी को। ठीक है, ये इन दोनों को मिला है। ये नाम थोड़े से याद रख लेना, पर्सन इन न्यूज में ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये दोनों अगर टॉपिक वाइज अपन देखें तो अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा एक फैक्ट है देखना कि राजस्थान देश में मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना। अब मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में, जैसे मान लो आरपीएससी क्वेश्चन बना देता है, आर एस परी के लिए क्वेश्चन बना देता है कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो है ना वो उसकी फर्स्ट प्लेस है ना। भारत का 15% जो दुग्ध उत्पादन है वो राजस्थान करता है। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, हम इकोनॉमिक सर्वे की भी इसके बाद क्लासेस लेंगे और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प लेक्चर्स लेंगे। तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जब आप जीएसवीए पढ़ते हैं, जीएसवीए अगर टर्म ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन है, इसमें जब अपन सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। उसमें जैसे अपन माने तो एक क्रॉप होती है, एक लाइव स्टॉक होता है, एक फॉरेस्ट्री मान लो आप वानिकी, और एक फिशरी मान लो, फिशरी है ना, मत्स्य उत्पादन। तो ये सारी चीजों में पूरे देश में देखा गया है कि क्रॉप का जो रेशो है वो सबसे, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ कि क्रॉप का जो रेशो है ना, क्रॉप का ये रेशो हमेशा पूरे भारत में देखा गया ये ज्यादा रहता है। पर इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में हम देखें तो लाइव स्टॉक का जो रेशो है वो क्रॉप से भी ज्यादा है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा दुग्ध उत्पादन है वो बढ़ा है। तो दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ेगा? पशुओं से। तो पशुओं से जो प्रोडक्शन है वो हमारा एग्रीकल्चर में फसलों से जो प्रोडक्शन है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं एक बीमा वितरण जो है ना, इसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ये प्रथम वाली चीजें अपन लास्ट में एक साथ कंबाइन भी कर देंगे, पर चलते चलते भी एक बार याद कर लो तो अच्छा रहे, लास्ट में कंबाइन करके रिवीजन भी हो जाएगा तो भी दोबारा हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना। फिर है सेकेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एमओयू। अब एमओयू हमने जब जनवरी का करंट अफेयर्स देखा तब हमने डिस्कस किया था कि एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एमओयू हुआ है एक तो आईआईटी जोधपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के बीच में। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो नाम अजीब है पर ये न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो इन दोनों के बीच में ना याद रखना, आईआईटी जोधपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो यूएसए के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एमओयू, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे भी आपको पता है कि बहुत अभी चर्चा में है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर है राइट टू हेल्थ बिल, बहुत ही ये बहुचर्चित बिल है। अच्छा एक बात और बताऊं कि मार्च महीने में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब बहुचर्चित मुद्दे हैं।
तो आप देखना जैसे कि राइट टू हेल्थ बिल है, आपको पता है डॉक्टर्स ने इतना प्रोटेस्ट किया जयपुर में और बाकी बाकी जगहों पर भी कि जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब हैं उनको खुद ही डॉक्टरों को समझाना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी है। तो ये बहुत चर्चित बिल रहा। ये 21 मार्च को पारित हुआ। पहले तो एक चीज तो ये ध्यान रखना। फिर इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं थोड़ा सा अपन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं ताकि थोड़ा अगर स्टेटमेंट आ जाए तो हमें ध्यान रहे। एक तो अस्पतालों में जो उपचार होगा ना, वो उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे उनके पास पैसे हैं कि नहीं है, उनको उपचार दिया जाएगा। इन केस अगर इमरजेंसी में वो उपचार होता है और अस्पताल में उपचार के लिए मरीज के पास अगर पैसा नहीं है, तो वो जो खर्च है ना, वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा उसका पुनर्भरण किया जाएगा। फिर इस बिल के तहत एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का गठन किया जाएगा। शिकायत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का गठन किया जाएगा। और एक और प्रावधान ये है कि इसमें बड़े अस्पताल जो होंगे, राज्य सरकार उनको क्या है, रियायती दरों पर जमीन देगी। वह वैसे भी हमेशा देती है, पर अब एक्ट के माध्यम से ये लीगल राइट ही बना दिया। और इस एक्ट का उल्लंघन करने पर, फर्स्ट टाइम पर उल्लंघन करने पे तो 10,000 रुपए का जुर्माना है और सेकंड टाइम करने पे 25,000 का। ठीक है, ये चार पांच कुछ पॉइंट्स है, ये बिल के बारे में याद रख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ही चार पांच आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उनसे कंफ्यूज कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर इसमें 10,000 की जगह अपनों को 15,000 लिख करके दे दे, तो अपन उसमें क्या है, अपना गैस वर्क काम नहीं करता। उसमें ये तो फैक्ट है, आपको याद आएगा तो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर आप छोड़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की। अब ये अभी सीईटी में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये इसका आयोजन है ना बोरानाडा जोधपुर में हुआ। ठीक है, 20 से 22 मार्च को इसका आयोजन हुआ। और इसके बाद में अब जो है ये प्रतिवर्ष जोधपुर में है ना, जहां पर ये अभी हुआ था वहीं पर ये प्रतिवर्ष जो जोधपुर में है ना, इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए जो बोरानाडा है इस जगह पर एक स्थायी जगह भी बनाई जाएगी। यहाँ पे जोधपुर में एक हस्तशिल्प निदेशालय खोला जाएगा, ये भी याद रखना। और फिर क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी भी एक यहाँ पर खोला जाएगा। इसके अलावा एक ये चीज याद रखना कि 20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार दिया गया है। मैंने पहले भी बताया आपको, डायरेक्टली पूछ लेता है कितने लोगों को दिया गया है, तो ये 20 याद रखना। जैसे पहले पिछली बार मुझे याद है कि राजस्थान निर्यात पुरस्कार के अलावा राजस्थान रत्न पुरस्कार पूछा था कि राजस्थान रत्न पुरस्कार कितने लोगों को, तो उस टाइम पर 6 लोगों को दिया गया था। तो ये डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया था। तो ये याद रखना, राजस्थान निर्यात पुरस्कार तो 20 लोगों को दिया गया है, राजस्थान रत्न पुरस्कार ये इकोनॉमिक सर्वे में भी है, ये 6 लोगों को दिया गया। फिर राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक। ये नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 में पारित किए, इसको 20 मार्च को पारित किया गया। इसमें जो ये जो चेंजेस इसमें किए गए हैं वो क्या है कि निर्वाचन अयोग्यता से संबंधित चेंजेस हैं। एक नगरपालिका अधिनियम में धारा 39 है ना, उसमें जो उपखंड एक है उसमें नया खंड जोड़ा गया है। इसमें क्या पहले ऐसा होता था कि जैसे मान लो कि कोई सदस्य है, उसको समावधि निकल जाएगा ना तो उसको हटाया नहीं जा सकता। और वो समय अवधि अगर अयोग्यता अगर वो रखता है तो वो समय अवधि तक अगर उसको निकाल दिया, 1 महीने के भीतर भीतर अगर याचिका दायर करके उसको हटा दिया तो हटाया जा सकता है, और 1 महीने के बाद में हटाया नहीं जा सकता है। तो 1 महीने के भीतर भीतर ये जो करने वाला काम था ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था कि अगर 1 महीने बाद में पता चलता है या फिर 1 महीने बाद ऐसी कोई चीज सामने आती है तो फिर उसको हटाया नहीं जा सकता था। तो इसी में चेंजेस किए हैं। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है, एक तो धारा 39 याद रखना। ठीक है, कौन सी धारा में चेंज किया गया है, धारा 39 में चेंज किया गया है। किससे संबंधित है, निर्वाचन अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, इलेक्शन में जो अयोग्यता होती है उससे संबंधित धारा 39। फिर बात करते हैं राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक की। ये जो विधेयक है ये 21 मार्च को पारित किया गया है। ये भी बहुत चर्चा में रहा क्योंकि एडवोकेट्स ने स्ट्राइक की अलग अलग जगहों पर। उसके बाद में ये इनको लाना पड़ा सरकार को। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यदि कोई अपराधी है किसी अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या राशि उससे वसूल पहुंचाता है, तो राशि उससे वसूल करके अधिवक्ता को दी जाएगी। ठीक है, ये तो है पहला प्रावधान। इसके अलावा क्या है कि अगर वकील पर कोई हमला करता है तो उसके लिए डीएसपी रैंक का जो अफसर होगा वो जांच करेगा। हमले के आरोपी को 2 वर्ष की कैद और 25,000 का जुर्माना। ठीक है, और अगर गंभीर चोट लगती है वकील को तो 7 वर्ष की कैद है और 50,000 रुपए का जुर्माना है।
इसके बाद है, अगर वो आत्मघाती हमले की स्थिति में 7 वर्ष की कैद है। ये तीन अलग अलग प्रोविजंस किए हैं, 2 वर्ष, 7 वर्ष और 7 वर्ष। और अगर एडवोकेट खुद भी कानून का दुरुपयोग करता है तो उसको भी 2 साल की सजा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना कि राजस्थान पहला ऐसे राज्य है जहां पर अधिवक्ताओं के संरक्षण की दिशा में ऐसा कानून लाया गया है ना, एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन के लिए ऐसा बिल यहाँ पर लाया गया। फिर है सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको भी। 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान है वो अमीन खान जी को दिया गया है। ये शिव विधानसभा क्षेत्र है, शिव है बाड़मेर में जगह है, तो वहां के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं अमीन खान, उनको 2022 का, और 2023 का अनीता बघेल को, अनीता बघेल अजमेर दक्षिण, अजमेर साउथ की विधायक है, तो ये उनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान, 2022 का अमीन खान को और 2023 का अनीता बघेल जी को। फिर है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। अब ये पुरस्कार तो है ना, ये महिला क्रिकेट में महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ये जयपुर का एक जोशी परिवार है, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड में देखो 3 कैटेगरी है, एक तो सीनियर, एक जब जूनियर और एक सब जूनियर है। तो ये किसको दिया है? सीनियर में तो सुमन मीणा जी को दिया है, जूनियर में सिद्धि शर्मा को दिया गया है, और सब जूनियर में ये पर्ल बानावत को दिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार थोड़ा सा याद रखना, 3 कैटेगरीज है, नाम ध्यान रख लेना। फिर है राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस एंड इनोवेशन हब। ये आरकैट नहीं है, आरकैट अलग है, आरकैट जयपुर में है, और ये जो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब है ये जोधपुर में है। ठीक है, इसका शिलान्यास 20 मार्च को किया गया। 20 मार्च को एक चीज और याद रखना, आईटी डे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिवस के अवसर पर इसका शिलान्यास किया गया। फिर ये होता किसके लिए है कि स्टार्टअप और जो सर्विस प्रोफेशनल है उनको विश्व स्तरीय, वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। फिर इस अवसर पर, इसी अवसर पर है ना, 20 मार्च को आईटी दिवस होता है उस दिन, राजस्थान डिजिटल यात्रा रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का भी विमोचन इस दिन किया गया है। आगे देखते हैं जन आधार ई वॉलेट। जन आधार ई वॉलेट है, ये 20 मार्च को लॉन्च हुआ है। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जो नगद राशि दी जाती है, एक तो नगद राशि और गैर नगद राशि भी जो भी दी जाती है, उसके है ना वाउचर्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये वाउचर आपके वॉलेट में आ जाएंगे और फिर आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये इसमें डेट याद रख लेना, ये जन आधार ई वॉलेट कब लॉन्च हुआ? 20 मार्च को। फिर मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। ये आश्रित, अब मुख्यमंत्री है तो राजस्थान की योजना है, आश्रित सेवा मतलब आश्रितों की सेवा के लिए है, जो डिपेंडेंट्स है उसकी सेवा के लिए। अब 20 मार्च को शुभारंभ इसका किया गया है। जो लोग, अच्छा ये बहुत ही अच्छी योजना है। आप देखो, जो लोग कहीं पर जाने में, कोई सरकारी ऑफिस में जाने में असमर्थ है ना, उनको अपन पहले उनको मार्क कर लेंगे, उनको सेलेक्ट कर लेंगे, और उनके पास सेवा प्रदायक को, कोई सरकारी ऑफिसर को भेज करके उनको जो भी सरकारी सेवाएं हैं, मतलब जैसे उनकी पेंशन है या फिर कोई और योजना है जिनका उनको लाभ दिया जाना है, तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली उनका लाभ दिया जा सकता है। फिर इस प्रकार है ना, इन लोगों को, ये आपको बता ही दिया कि जन कल्याणकारी योजनाओं से है ना इनको घर बैठे ही जोड़ा जा सकेगा। फिर प्रथम चरण में किस किस को जोड़ा जाएगा? एक तो दिव्यांग जन, एक वृद्ध जन और एक एकल नारी, है ना, और पालनहार योजना के जो वो हैं उन लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। फिर बात करते हैं पेनोरमा की। अच्छा, 3 पेनोरमा इस मंथ के करंट अफेयर्स में है, बाकी 6-7 पेनोरमा और है, उसका वीडियो हम लोग या फिर कोई शॉर्ट्स या फिर कुछ, मैं डायरेक्टली एक फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पे, अच्छा मैंने एक टेलीग्राम चैनल हमने अकेडमी का बना दिया है, आप इसमें लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा, आप उसमें जुड़ जाना, मैं आपको उसमें फोटोज जो भी होंगी या फिर जो इनकी पीडीएफ है वो पीडीएफ उस पर भेज दिया करूंगा। तो अभी इस महीने कौन कौन से पैनोरमा है? एक तो पन्नाधाय पैनोरमा है, इसका उद्घाटन है पंडोली चित्तौड़गढ़ में, ये पैनोरमा बनाया जाएगा पांडोली चित्तौड़गढ़ में। फिर एक है अमराजी भगत। अमराजी भगत है ना, हम लोग राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, ये लोक देवता अनगढ़ वाव जी इनका भी ये भी नाम है ना, तो इनका पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। फिर एक केसरी सिंह बारट जी का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, तो पेनोरमा थोड़े से ये इसलिए याद रखने क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, और ये फैक्ट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बात करते हैं राजस्थानी भाषा का, को है ना राजभाषा
का दर्जा देने हेतु समिति का गठन किया गया। अब समिति किसकी अध्यक्षता में, ये तो नाम नहीं बताया गया, पर है ना, राजभाषा का दर्जा। अब आपको पता है कि जैसे बहुत बड़ी मांग चल रही है कि राजस्थान को, बहुत सालों से भी चल रही है और बहुत बड़ी मांग चल रही है कि राजस्थानी जो भाषा है ना उसको राजभाषा का दर्जा दो भाई। अब राजभाषा का दर्जा आपको पता है कि जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, बोडो, मैथिली, संथाली, उड़िया, ये सारी भाषाएं हैं इसमें, उनको दर्जा दिया गया है। तो राजस्थान वाले कह रहे हैं कि हमको दर्जा क्यों नहीं है, हमारे ऐसी क्या भूल हो गई भाई। तो इसके पीछे पहले भी कई समितियां बन चुकी है, पहले भी हो चुके हैं। एक महापात्रा समिति है, ये बहुत बड़े लेखक हैं भारत के, उन उनके द्वारा एक समिति में रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थानी भाषा को ऐड कर देना चाहिए, पात्र है उसके लिए। फिर भी अभी तक ऐड नहीं किया गया, तो उसके लिए वापस से इन्होंने समिति का गठन किया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड मॉडल का अध्ययन करेगी ये समिति और उसके तर्ज पे राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के बारे में रिपोर्ट देगी। और अभी हाल में क्या प्रावधान है, किसके तहत आती है ये, राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 है। ठीक है, ये 1956 याद रखना। राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब का है, 1956 का है। फिर अच्छा, मैंने पहले ही बताया मार्च में बहुत सारे बहुचर्चित मुद्दे रहे हैं। तो आपको पता है राजस्थान में 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी गई 17 मार्च को। बहुत बड़ी घोषणा ये मानी जा रही है। अभी तक तो खासा काम हुआ नहीं है वैसे इसके बारे में, पर चल ही रहा है। तो कई बच्चे ऐसे टेंशन में भी हैं कि अब राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। पर हमें तो भाई अभी जो किताबों में दिया गया है, जो डाटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है वही पढ़ना है, कोई चेंजेस नहीं है। आपको अगर 50 जिलों के बारे में कुछ चीज पढ़नी है तो वो ये एक स्लाइड है। इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं पढ़ना है, और बाकी जैसे जैसे सरकार की तरफ से कोई अपडेट आएंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। और अच्छा, राजस्थान में ये घोषणा हुई 17 मार्च को, उसके बाद मुझे एक जोक भी याद आ रहा है कि अ, उस दिन क्या हुआ कि भूकंप आया था। तो वो भूकंप आया तो लोग ऐसे चुटकुले व्हाट्सएप पे डाल रहे थे कि ये भूकंप इसलिए आया है क्योंकि राजस्थान में जो नए जिले बन रहे हैं ना, ये जिले अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट हो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी मजाक के चलो 100 बातें हैं, पर देखते हैं। 19 नए जिलों की घोषणा की गई है और 3 नए संभाग। अच्छा, इससे पहले जो घोषणा हुई थी उसमें 33वां जिला बनाया गया था अपने 26 जनवरी 2008 को, प्रतापगढ़ है ना। प्रतापगढ़ कौन से संभाग में, ये उदयपुर संभाग में आता है ना। उदयपुर संभाग से जिला नया बनाया प्रतापगढ़ को। और जो 7वां संभाग हमारा था वो भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को बनाया गया था। अब ये 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने के बाद में अपने जिलों की संख्या तो 50 हो गई है और संभाग 10 हो गए हैं। ठीक है, टोटल पहले 7 थे अब 10 हो गए, और जिले पहले 33 थे अब। उसके बाद में 19 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है, तो टोटल ये 50 जिले हो गए। फिर जब अपन बात करेंगे नए संभाग कौन कौन से बनाए हैं, तो एक तो सीकर है, एक पाली है और एक बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बनाए गए हैं। और जो नए जिले हैं, ये एक बार बहुत ज्यादा तो याद नहीं, पर आप पढ़ लेना, अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो अनूपगढ़ है, बालोतरा है, ब्यावर है, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, खेड़थल, ये खेड़थाल नहीं खेड़थल है, ये अलवर में है अभी करंटली, है ना। फिर नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा, ये 19 नए जिलों की घोषणा की गई है। अच्छा, इसमें इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो जिलों नए जिले बनाने का जो गठन करने की जो सुझाव देने के लिए समिति बनाई गई थी उसका नाम था राम लुभाया समिति। ये 11 मार्च को इसका कार्यकाल है ना, 17 मार्च को तो जिले बनाए, 11 मार्च को इसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, है ना। तो इसका वैसे 13 मार्च 2023 को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, और इसका गठन कब हुआ था ये याद रख लेना, 21 मार्च 2022 को राम लुभाया समिति का गठन हुआ था। फिर बात करते हैं बिहेवियरल लैब की। अब ये बिहेवियरल लैब क्या है, ये भाई व्यवहार और ये सब के बारे में स्टडी करती होगी, ऐसी लैब है ये। HCM रीपा जयपुर में है। ठीक है, इसको बनाया जाएगा। HCM रीपा क्या है, हरीशचंद्र माथुर
राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वैसे कोई पूछने नहीं वाला है, फिर भी ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए आप याद रख लेना। हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जयपुर में, यहाँ पर एक बिहेवियरल लैब बनाई जा रही है। ये देश की पहली अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही लैब है ना, देश की पहली है, ये याद रख लेना। और इसका प्रबंधन और संचालन आईआईएम उदयपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो उदयपुर में है, उसके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे पीएचडी स्तर के है ना सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होंगे। ठीक है, तो ये लोकेशन आप कम से कम याद रखना। फिर है पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र। ये प्रशिक्षण केंद्र 5 जिलों में प्रस्तावित है। ये बजट 2023-24 में इसकी घोषणा है। अलवर, भरतपुर, सीकर, नागौर और अजमेर। ठीक है, मैं बताऊं ये जो कुछ फैक्ट्स है ना, इनका, इनमें देखो, पहली बात तो इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से समझा भी नहीं सकता हूँ। हम तो बस इतना कर सकते हैं कि ये फैक्ट्स को आपको एक जगह कंपाइल कर करके दे दें, ताकि क्या है कि आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े, और एक महीने का करंट अफेयर्स मतलब कम से कम चीजें और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिले। ठीक है, मैं आपको बताऊं एक सीधी सी स्ट्रैटेजी है एग्जाम को क्रैक करने की, वो है कि कम पढ़ो और आगे बढ़ो। अब कम पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई कम करने लग जाओ। कम पढ़ने का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो मटेरियल है, आप उसको उसको बहुत ही क्रिस्प रखें, बहुत छोटा रखें, और उसी को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आपको 80%, 90% क्वेश्चन है ना उसी में से मिल जाएंगे। आप वो 10% के पीछे भागने के चक्कर में बाकी मटेरियल को रिवाइज अच्छे से नहीं करते हो, तो वो दोनों ही चीजें अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर अब आगे बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह। ये भाई महिला दिवस सप्ताह है ना, महिला दिवस आपको पता है 8 मार्च को होता है महिला दिवस, तो उसका सप्ताह मनाया था। तो अब 11 मार्च को ये सम्मान समारोह, इसका आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर जिला परिषद के सभागार में। और इनको कौन कौन से ये जो अवार्ड दिए गए हैं, फर्स्ट प्राइज तो इनाया फाउंडेशन है, उनको दिया गया है। फिर सेकंड प्राइज सरिता योगी को दिया गया है। और थर्ड प्राइज है एकादशी फाउंडेशन को। ये याद रखना, कांग्रेस सरकार है, इंदिरा जी के बारे में कोई योजना और कोई सम्मान समारोह है तो पूछ सकती है। फिर है गायत्री देवी यादव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जल योद्धा पुरस्कार इनको दिया गया है, गायत्री देवी यादव को जल योद्धा पुरस्कार। अच्छा, मैं आपको पहले शायद मैंने बताया कि नहीं, आपको बता दूं फिर से कि इस ये जो हमारा अप्रोच है इस चैनल पे, वो ये है कि हम आपको बहुत ही नो नॉनसेंस मटेरियल प्रोवाइड कराएं। तो इसमें जब करंट अफेयर्स के भी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, या फिर जब मैं स्लाइड्स भी प्रिपेयर करता हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको 100% वही मटेरियल दिया जाए जो आपके लिए यूजफुल है, और मतलब इधर उधर भटका ना जाए। तो यहाँ पर मैं कई बार ऐसे बोल देता हूँ कि यार ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअल में जो चीजें पहले पूछी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। 99% चीजें तो इसमें ऐसी है, कोई एक आधी ऐसी होती है तो मैं आपको बता भी दूंगा, पर आप वो एक दो चीजें तो एक्स्ट्रा पढ़ ही सकते हो। आपको ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको 20 क्वेश्चन करा दूं और वो 20 के 20 ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। पर हाँ, ये है कि आपको 20 क्वेश्चन के लिए हम करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे, तो आपको 17 से 18 क्वेश्चन हमारे इन्हीं लेक्चर्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, और 17 से 18 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ फॉर एनी एग्जाम टू क्रैक। तो आप ये देखते रहना, और फिर इसकी बात करते हैं। चलो, गायत्री देवी यादव को जल योद्धा पुरस्कार दिया गया है। अब ये कब दिया गया था इनको? दिल्ली के विज्ञान भवन में है ना, एक स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह हुआ, वहां पर दिया गया है। और ये जो गायत्री देवी यादव है, इनको देखो राजस्थान में जल महिला की ये भूमिका निभा रही है। इन्होंने जयपुर के जो सांबर ब्लॉक है ना, उस सांबर ब्लॉक में फार्म पॉन्ड बनाए हैं। ये महिला एसएचजी की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि जैसे कुछ महिलाएं बिन करके, है ना, जैसे 5-10 महिलाएं हैं गांव की, वो मिल करके एक ग्रुप बना ले, है ना, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कह देते हैं। वो आपस में मिल करके कुछ काम करें। तो ये जल महिला की ये भूमिका निभा रही है गायत्री देवी यादव जी, इनको जल योद्धा पुरस्कार दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना। फिर है चेस इन स्कूल एक्टिविटी। ये चेस इन स्कूल एक्टिविटी क्या है? ये 19 नवंबर को इंदिरा जयंती होती है उस दिन, 19 नवंबर को इसको मनाया गया। ये नो बैग डे है ना, जैसे आपको पता है कि राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सैटरडे को आई थिंक नो बैग डे मनाया जाता है। तो उस दिन ये चेस इन स्कूल एक्टिविटी कराई गई। इसमें 38,21,000, ये कोई काम का फैक्ट नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इतना याद रख लेना। और चेस इन एक्टिविटी कब? इंदिरा जयंती 19 नवंबर। फिर है नंदन कानन योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा नंदन कानन योजना, तो आप
गैस भी नहीं कर सकते कि किस लिए। तो नंदन कानन योजना जो है ये मंदिर की जो भूमि है ना, और उसकी चार दीवारी है, उन्हें संरक्षित करना और उनको विकसित करने के लिए ये योजना है ना। किसकी है? देवस्थान विभाग की योजना है। इसके तहत पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष के पौधे भी लगाएंगे। अब ये पौधे भी याद रखने हैं क्या? तो कुछ चीजें तो ऐसी है कि याद रख ही लेना, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये पौधे याद रख लेना भाई। तो ये नंदन कानन योजना देवस्थान विभाग की है ये। देखो पहले, ये फैक्ट्स का क्या है कि ऐसा है, फैक्ट्स प्रायोरिटी वाइज होते हैं, और आरपीएससी में तो सच में प्रायोरिटी वाइज है। देवस्थान विभाग याद रख लेना, ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है कि ये योजना किस लिए है, ये याद रख लेना। और ये पीपल, आंवला और कल्प वृक्ष के पौधे भी लगाएंगे, ये तीसरी प्रायोरिटी है, याद रह जाएंगे तो रख लेना, नहीं तो रहने देना। फिर है सीएम एक्सेल्स। अब ये सीएम एक्सेल्स क्या है? मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार है। ये देखो जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये पहली बात तो ये 21 अप्रैल को दिया गया, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये डे किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। फिर अब ये पुरस्कार जो है, उत्कृष्टता पुरस्कार, ये जो अधिकारी अपने यहाँ पे राजस्थान में पोस्टेड जो सिविल सर्वेंट्स हैं और कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो राजस्थान सरकार ने कुछ नीतियां और कुछ योजनाएं बनाई हैं, तो उनको लागू करने में वो कितने इफेक्टिव रहे हैं, तो उसके लिए ये उत्कृष्टता पुरस्कार, मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है मल्लीनाथ पशु मेला। ये अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ का पशु मेला लगता है। अब 18 मार्च से 1 अप्रैल को लगा है इस बार। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे 150 स्टॉल्स लगाई हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग दुधारू गाय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। किसने कराया है? ये पृथ्वीराज सिंह कोलू ने, है ना। तो ये याद रखना, इसमें क्या, फर्स्ट प्राइज में 1 किलो चांदी, सेकंड में 500 ग्राम चांदी और थर्ड में 250 ग्राम चांदी दी गई है। शायद मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जो गाय जितना ज्यादा दूध देगी वो प्राइज जीतेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, है ना। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर तो याद रख ही लेना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव। ये होली महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये पुष्कर में मनाया गया भाई। 4 से 7 मार्च को पुष्कर में मनाया गया। पुष्कर की होली वैसे ही फेमस है, कभी होली के टाइम पे पुष्कर के आसपास हो तो होली पुष्कर में देख करके आए। फिर एमएसएमई उद्योग मेला, ये 4 से 6 मार्च को दशहरा मैदान कोटा में। ठीक है, एमएसएमई उद्योग मेला ये भी इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई उद्योग मेला 4 से 6 मार्च, दशहरा मैदान कोटा में। फिर है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। साल हो 2023 का, और करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो और मिलेट्स की बात नहीं आए तो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि 2023 इज द ईयर ऑफ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना। मोटे अनाज का साल इसको घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। ये जो मिलेट प्रोत्साहन मिशन है, आपको पता होगा बजट में आपने पढ़े होंगे, 12 टोटल, पहले 11 थे, अब टोटल 12 मिशंस के बारे में बात हुई है। तो ये बजट 2022-23 में ये मिशन को ऐड किया गया था। इसमें जो बाजरा, ज्वार और अन्य मिलेट्स होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं, उनकी उनके उपयोग को है ना बढ़ाने के लिए, एक तो मिड डे मील योजना जो स्कूलों में चलती है, एक इंदिरा रसोई योजना, और एक आईसीडीएस योजना। आईसीडीएस क्या है कि ये, देखो मैं आपको बता देता हूँ, घबराना नहीं है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना याद रख लेना कि आईसीडीएस, इंदिरा रसोई और मिड डे मील, इसमें इसको, इसका उपयोग बढ़ाएंगे तो मिलेट्स को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन मिलेगा तो अपने गांवों से मिलेट्स को ज्यादा प्राइस मिलेंगे और फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र भी याद रख लेना। ये जो उत्कृष्टता केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स है, ये जोधपुर में खोला जा रहा है। फिर उदयपुर में आपको पता है G20 में का मिलेट्स लंच का आयोजन हुआ, है ना। जो G20 उदयपुर में कब हुआ था? दिसंबर 2020 में। कौन सी मीटिंग हुई थी बताना जरा। कई मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें से शेरपा मीटिंग जो हुई, वो शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई थी। तो यहाँ पर मिलेट्स लंच का आयोजन किया गया। और मार्च 2023 में विधानसभा सदस्यों के लिए मिलेट्स डिनर का भी आयोजन किया गया। अब मिलेट्स डिनर हो सकता है शायद पूर्वी राजस्थान और इधर दक्षिणी राजस्थान वालों को तो लगा होगा ठीक है कोई डिनर है, बाकी पश्चिमी राजस्थान वालों को तो ऐसा लगा होगा कि घर पे भी यही खाते हैं बाजरे, यहाँ पर भी मिलेट्स का ही डिनर करा दिया। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड की बात कर लेते हैं। इसका गठन का आदेश है ना 2 मार्च 2023 को आया।
ठीक है, इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 9 गैर सरकारी सदस्य होंगे, उसमें से एक तो होगा अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है ना, ये याद रखना। और विभाग भी याद रख लो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। फिर है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, है ना। ये अब कितने भी स्टार लगा लो भाई, 4-5 एग्जाम में पूछ लिया है, वापस भी पूछ ले तो कोई अलग बात नहीं है। जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। फिर सामाजिक सुरक्षा में सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, ये जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है ना। सोशल सिक्योरिटी पेंशन क्या होती है कि आपको है ना सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पेंशन दी जाती है उसमें वृद्धि कर दी गई है। 500, और पहले तो 500 और 750 रुपए देते थे अलग अलग, वैसे अपने लिए आसान हो गया, पहले अलग अलग याद करना पड़ता था, अब सब जगह क्या है कि 1000 रुपये प्रति माह ये दिया जा रहा है। फिर है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, है ना। ये इंपॉर्टेंट योजना है और ये ध्यान रखना। इसमें तो देखो अंतरजातीय विवाह करने पर है ना, जो पहले राशि 5 लाख दी जाती थी अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया है ना। इसमें क्या दो डिवीजन है कि 5 लाख रुपए की तो एफडी करा देंगे 8 साल के लिए, और 5 लाख संयुक्त बैंक अकाउंट, एक कॉमन बैंक अकाउंट खोल देंगे, उसमें 5 लाख रुपए डाल देंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, एक तो राशि याद रखना, पहले 5 लाख थी अब कितनी कर दी है, 10 लाख, और डिवीजन तो ठीक है याद रह जाएगा, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना। फिर है राजीव गांधी जल संचय योजना। अब राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसका शुभारंभ किया गया 22 मार्च को। ठीक है, ये कुछ योजनाएं हैं जिनमें डेट्स लिखी हुई है, ये डेट याद रख लेना, आरपीएससी डेट बार बार पूछती है। तो अभी इसमें राजीव गांधी जल संचय योजना है, इसमें क्या है 33 जिलों की 349 पंचायत समितियों में 4600 गाँव में, है ना, 46 गाँव की संख्या याद रख लेना। एक तो जल संग्रहण का और संरक्षण का कार्य किया जाएगा। जल संचय से वैसे ये क्लियर है कि राजीव गांधी जल संचय योजना से क्या काम किया जाएगा, जल संग्रहण और संरक्षण का। 4600 गांवों में 22 मार्च को योजना शुरू हुई है। फिर है जय मिनेश आदिवासी आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी याद रखना, रानपुर कोटा में, रनपुर कोटा है, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। ठीक है, अब ये निजी विश्वविद्यालय सामाजिक जन सहयोग से स्थापित किया जा रहा है इसको, और आदिवासी समाज के विद्यार्थियों के साथ साथ है ना, इसमें पहले तो एक तो आदिवासी समाज के विद्यार्थी होंगे और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को भी है ना उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए इसमें अवसर मिलेगा। फिर इसमें 79 विधायकों ने, ये कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, अपनी निधि से, विधायक निधि अगर आपको याद हो, एमएलए लैड के बारे में बात कर लो आप। एमएलए लैड क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, है ना। ये फंड है कितना, ये भाई 5 करोड़ रुपए इनको सालाना दिए जाते हैं एमएलए को। तो उस फंड में से है ना 79 विधायकों ने कहा है भाई हम लोग 10-10 लाख रुपए देंगे ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी देख लो कि यूनिवर्सिटीज की संख्या है ना, राजस्थान में गुजरात के बाद सेकंड स्थान पर है राजस्थान, है ना। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज है गुजरात में, और गुजरात के बाद राजस्थान में। फिर देश में सर्वाधिक 3 महिला विश्वविद्यालय है ना, ये भी राजस्थान में, राजस्थान में 3 महिला विश्वविद्यालय। और एमएलए लैड मैंने आपको बताया तो थोड़ा सा याद रखना। फिर स्मार्ट शाला प्रोग्राम है ये, इसका शुभारंभ हुआ 21 मार्च को। ये प्रदेश के 8 जिलों में चिन्हित स्कूल्स हैं वहां पर ये चलाया जाएगा। कौन कौन से जिले हैं, इसमें थोड़े जिले याद रख लो, एक तो ये 3 याद रख लो, पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। फिर धौलपुर, करौली, बारां, ये याद रख लो। फिर सिरोही और जयपुर, ये याद रखना। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही और जयपुर, ये 8 जिले हैं। यहाँ पर ये कुछ स्कूल को मार्क कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, वहां पर ये स्मार्टशाला प्रोग्राम चलाया जाएगा। फिर है तनिष्क पटवा। ये देखो, तनिष्क पटवा ये उदयपुर की रहने वाली है और ये वाटर स्पोर्ट्स में की खिलाड़ी है। ये राजस्थान की पहली ऐसी खिलाड़ी है जिनको एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में ये भारतीय टीम में चयनित हुई है। अब कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप क्या होती है, आप अब वो पतली सी, आपने अगर कभी नाव देखी हो, ऐसी पतली सी एक नाव होती है, उसमें एक अकेला आदमी बीच में बैठा होता है और चप्पू चलाता है, वो वाली स्प्रिंट चैंपियनशिप है ये, इसको कैनोइंग कहते हैं। और ये तनिष्क पटवा है, ये पहले खेलो इंडिया में ना गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। तो ये याद रखना, स्पोर्ट्स वाला आपने, आपको पता है सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है एज इट इज, और उसमें लिखा हुआ है खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां। तो
ये खेल कूद संबंधी गतिविधि भाई। फिर है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना, है ना। अब इसमें आपको पता है, एक तो भाषा दक्षता के बारे में बात करेंगे और एक संप्रेषण कौशल के बारे में बात करेंगे अल्पसंख्यकों के लिए। तो अल्पसंख्यक समुदाय, एक तो ये डेट याद रख लो, 20 मार्च 2023 को इसका शुभारंभ हुआ है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के युवा है ना, उनको भाषा दक्षता, ये मतलब लिटरेरी स्किल्स सिखाने के लिए कि फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, ये अलग अलग भाषाओं को सिखाएंगे और ये सीख करके फिर आपको अलग अलग जगह पर रोजगार में सहयोग प्रदान करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो वैसे आप इसको देखो, इस योजना को भी आप ब्रेकअप करो तो मुख्यमंत्री है, स्टेट की योजना है, अल्पसंख्यक है तो मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए है। फिर भाषा दक्षता के लिए ये योजना है ना। भाषा दक्षता मतलब क्या हो गया कि लिटरेरी स्किल्स है ना, लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाने के लिए, और इसमें रोजगार के लिए भी प्रावधान है। फिर है जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, ये 18 से 22 मार्च को इसका आयोजन हुआ। ये पहली बार ये जोधपुर में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ ये भी देख लो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, है ना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, एक्सक्यूज मी। फिर इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एंड सम्मान एवं सम्मान समारोह है। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ दौसा जिले के सिकराय में, है ना, 28 मार्च को। ये भी थोड़ा सा याद रखना, इंदिरा जी के नाम पर सम्मान समारोह है। तो एक तो इसमें महिला और बालिका सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय योगदान जिन लोगों ने किया है उनको सम्मानित किया जाएगा, किया गया था। फिर इसमें 3 संस्थाओं को सम्मानित किया हुआ है। संस्था के नाम याद रखना, एक तो रौनक राजीविका लिमिटेड, ये सिकराय की ही एक संस्था है। फिर एक दिशा राजीविका है और एक फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। ये 3 संस्थाओं के नाम थोड़े से ध्यान रखना। फिर है देखिए महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी, ये सीकर में बनाई जा रही है। ठीक है, ये आरएसआरडीसी द्वारा बनाई, इसका भवन निर्माण है ना आरएसआरडीसी ने किया। वैसे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, आरएसआरडीसी अच्छा आपको याद हो तो राजस्थान स्टेट रोड एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका नाम है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। फिर इसमें क्या होता है कि ये जो अकादमी है इसमें सेना भर्ती की तैयारी के लिए ना आवासीय सुविधा है। पहली बात तो ये याद रखना, आवासीय सुविधा है। प्रतिवर्ष कक्षा 11 और 12 के 50-50 विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो ये आवासीय है, आवासीय है। और दूसरी बात क्या है, इसमें 50-50 विद्यार्थी हैं और 11वीं और 12वीं कक्षा। ठीक है, ये 3 फैक्ट हो गए। फिर इसके बाद क्या है कि ये 2023-24 में ना, अभी तो ये सिक्कर में बनाया, 23-24 में ये सभी संभाग में बनेंगे। ये जो इंस्टीट्यूट है, ऐसी एकेडमी सारे संभागों में बनाई जाएगी। और इस एकेडमी को है ना, एक तो डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट महाराव शेखाजी सीकर और एक सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद, इसकी तर्ज पर इनको बनाया जाएगा। इसको बनाया जाएगा मतलब अलग अलग संभागों में जो भी नई नई वो एकेडमी स्टैब्लिश होंगी। फिर राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र में पुरस्कार, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने राजस्थान को पुरस्कार दिए हैं। इसमें एक तो मेलों और त्योहारों के लिए और एक फिल्म टूरिज्म के लिए, 2 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए हैं। फिर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव, मिलेट्स आ गया फिर से। ये कॉन्क्लेव हुआ 13 से 14 मार्च को। कहाँ पर हुआ ये याद रखना, कृषि प्रबंधन संस्था दुर्गापुरा में। दुर्गापुरा कहाँ पर है, जयपुर में। दुर्गापुरा जयपुर में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव हुआ। फिर है बाजरा अनुसंधान स्टेशन, ये गुड़ामालानी बाड़मेर में है। बाजरा अनुसंधान स्टेशन, बाजरा का जो रिसर्च स्टेशन है वो गुड़ामालानी बाड़मेर में। फिर है मिलेट उत्पादन प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन आदि आधारित एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव, है ना। ये एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है, किसके लिए हुआ है देखो, मिलेट्स है मोटा अनाज, ठीक है, इसके उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन, मतलब इसका जो प्राइस बिल्डिंग है या फिर जैसे अपन इसका प्राइस अच्छा कर करके इसको बेचें, तो उसके लिए ये आयोजन इसका कॉन्क्लेव का एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये, कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में। ये करवाया किसने, ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय, है ना, एस एन के, ये है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसने करवाया है। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ चैंपियनशिप की। ये जो चैंपियनशिप है ये संबलपुर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। ये याद रखना मत रखना, पर एक देवेंद्र कुमार जयपुर के हैं,
इनको इसमें बेस्ट गोल्फर का अवार्ड दिया गया है। फिर है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब इसमें देखो, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है? लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन मतलब है कि जो ये पट्टे और ये सब होते थे, अब ये डायरेक्टली मतलब ई फाइल हो जाएंगे, कंप्यूटर पे हो जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इसके तहत है ना, आप देखो कि राज्य में 385 तहसीलें है ना, 385, ये नंबर याद रखना, 385 तहसीलें ऑनलाइन हो गई है अभी तक। पर ये डेटा क्या है कि चेंज होते रहते हैं, तो पूछने की संभावना तो कम है, फिर भी याद रख लेना। फिर है बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान। ये अभियान, फिर से अभियान आया है, तो अभियान तो टर्म अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, अभियान से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये जयपुर में बाल विवाह रोकथाम का जागरूकता अभियान चला गया 1 अप्रैल से 30 जून को। फिर इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव। इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव देखो भिवाड़ी अलवर में हुआ। भिवाड़ी अलवर में इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव किसने कराया? RSLDC ने। RSLDC क्या है? RSLDC है राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड, है ना, लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, RSLDC, ये याद रखना। आप अगर आपको याद हो तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ एक बार। फिर ये राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी वैसे आप पढ़ते हो, ये 2010 में इसकी स्थापना हुई। जो इसका अध्यक्ष होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी है ना, चीफ सेक्रेटरी इसके अध्यक्ष होते हैं RSLDC के। फिर राजस्थान में प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में ना, देश में कौन सा स्थान रहा है? इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। राजस्थान में प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में तीसरा स्थान। फिर बात करते हैं अपन राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं। ये एक पुस्तक है किसकी? पन्नालाल मेघवाल की, ठीक है ना, ये पुस्तक का नाम है, तो ये भी याद रखना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। फिर इसके बाद बात करते हैं भादरा शहरी पेयजल योजना, है ना, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हो, भादरा शहरी पेयजल योजना हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान कैटल फीड प्लांट, ये भी बजट में भी आया है और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये है, तो ये याद रखना, एक उदयपुर में और एक नाथद्वारा में, दो जगह। और ये पीछे एग्जाम में पूछा भी हुआ है। फिर अखिल भारतीय राज्य नागरिक प्रशासनिक सेवा महासंघ, है ना, इसका 16वां अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? जयपुर में इसका आयोजन हुआ 24 से 26 मार्च को। अखिल भारतीय राज्य नागरिक प्रशासनिक सेवा महासंघ। फिर है सिलिकोसिस विंग की स्थापना। पहले तो ये कहाँ कहाँ हुई है ये देख लो, एक तो KN चेस्ट हॉस्पिटल जोधपुर में और एक JLN हॉस्पिटल अजमेर में, ये दो जगह पे स्थापना हुई है। अब ये सिलिकोसिस की बात, अच्छा चलो अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना, तब इसकी बात कर लेंगे। सिलिकोसिस वैसे आपको पता है, जो माइनिंग में और ये सीमेंट इंडस्ट्री और ये सब में काम करते हैं, उनके फेफड़ों में जो डस्ट पार्टिकल जम जाते हैं, उससे एक बीमारी होती है सिलिकोसिस। तो राजस्थान वैसे इसके बारे में, राजस्थान ने सिलिकोसिस पॉलिसी भी लाई है, और सिलिकोसिस से जो पीड़ित लोग हैं उनकी डेथ और या फिर उनका जो उपचार करने के लिए भी कुछ पैसे दिए जाते हैं उनको। तो ये सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस विंग की स्थापना कहाँ कहाँ की गई है ये देख लेना। फिर फेम टोर इनिशिएटिव, ये RTDC द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ किस वे? ये पैलेस ऑन व्हील्स है ना, ये ट्रेन है, इसके प्रमोशन के लिए चलाया जा रहा है, फेम टोर इनिशिएटिव। RTDC याद रख लेना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। फिर आरोग्य मेला, ये 24 से 26 मार्च को आरोग्य मेला, इसका आयोजन हुआ जयपुर में। फिर राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस के लिए राजीव गांधी सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? जयपुर में। ये किसके लिए बनाया गया है? एक तो साइबर सिक्योरिटी और एक डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए। फिर बात करते हैं अटल भूजल संरक्षण रथ की। अभी अटल भूजल संरक्षण रथ है ना, ये 23 मार्च को रवाना किया गया था। अब ये होता किस लिए है? भूजल प्रबंधन है ना, इसकी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जागरूकता फैलाएंगे कि कोई नई टेक्नोलॉजी अपने वाटर कंजर्वेशन के लिए है, और खास करके भूजल के लिए, ग्राउंड वाटर के लिए, तो उसके मैनेजमेंट के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलानी है। अब अटल भूजल संरक्षण रथ है ना, ये याद रखना, 17 जिले, 38 पंचायत समिति और 1139 ग्राम पंचायत में, ठीक है, ये अटल भूजल संरक्षण रथ। फिर जो है बात करते हैं अपन आर्थिक सहायता। अब आर्थिक सहायता के बारे में ये बात है कि 80% है ना, या इससे अधिक दिव्यांगता वाले जो योग्यजन है, उनको जीवन साथी बनाने पर, उनसे शादी करने पर आपको जो आर्थिक सहायता पहले 50,000 दी जाती थी,
उसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना डाटा, 50,000 से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया है। फिर है पेलिएटिव पेलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट। अच्छा, पेलिएटिव मेडिसिन क्या होती है? जो बहुत ही सीरियस इलनेस होती है ना, उसके लिए ये अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे ये कैंसर, हार्ट फेलियर और ऐसी सीरियस डिजीज है, उसके लिए पेलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना होती है। तो ये अभी कहाँ पर बनाया गया है? चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर में इसकी स्थापना की हुई। फिर एक रोबोटिक सर्जरी यूनिट है, इसकी स्थापना की गई है मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में। अच्छा, वैसे ये जो नई नई स्थापनाएं हैं जोधपुर में है, ये आपको पता है, ये हम लोग अलग से एक बार कंपाइल भी कर लेंगे, पर ये महीने के महीने जो आ रहे हैं ना, ये तो अपन लोग महीने के महीने ही पढ़ते चलते हैं। फिर है एक सावित्रीबाई फुले वाचनालय। अब वाचनालय है, लाइब्रेरी है, ये ब्लॉक मुख्यालय पर बनाए जाएंगे। अब इससे पहले जब आपने पिछले साल का बजट अगर पढ़ा है, तो पिछले साल के बजट में ये बताया गया था कि ये जिला मुख्यालयों पर ये वाचनालय बनाए जाएंगे, तो जिला मुख्यालयों पर पहले बना दिए, अब ये ब्लॉक मुख्यालय पर बनाएंगे। फिर बात है सीएक्सओ कॉन्क्लेव की। सीएक्सओ कॉन्क्लेव भी देखो, आरएसएलडीसी द्वारा जयपुर में 13 मार्च को, देखो 13, तीन फैक्ट देख लो, आरएसएलडीसी द्वारा आयोजन हुआ, जयपुर में हुआ और 13 मार्च को हुआ। ठीक है, अब ये सीएसओ कॉन्क्लेव होता किसके लिए? ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, देखो एक पैटर्न है कि ये रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉय, ये पैटर्न पे रोजगार दिया जाएगा। रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉय मतलब है, पहले तो आप किसी व्यक्ति को रिक्रूट कर लो, और फिर आपको उस व्यक्ति को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, और जहां पर भी है ना उस ट्रेनिंग स्पेसिफिक का रोजगार अवेलेबल है, वहां पर उसको डिप्लॉय कर दो। तो इस मामले में ना इन्होंने 18 संस्थाओं के साथ एमओयू भी साइन किया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीएक्सओ कॉन्क्लेव आरएसएलडीसी द्वारा जयपुर में 13 मार्च को, है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए है, और 18 संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड की। ये किसके द्वारा दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फिर अपन बात करें ये किसको दिया गया है, एक तो सावित्री यादव जी को दिया गया है, ये कुमेर भरतपुर की सरपंच है। और एक आशा कुमारी लोधा जी को ये दिया गया है, ये सोनगांव डीग भरतपुर की सरपंच है ना। सावित्री यादव और आशा कुमारी लोधा, ये दो जनों को ये अवार्ड दिया गया है। फिर है सुशीला कुमारी। ये सुशीला कुमारी जी है ना, बीकानेर के पूर्व राजमाता थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो इसलिए न्यूज में रहा। फिर कर्नल मधु राणा। ये कर्नल मधु राणा जो है, ये देखो, ये हिमाचल प्रदेश की वैसे रहने वाली है, पर ये हाल ही में ना जोधपुर में एक कोणार्क कोर है, कोणार्क कोर जो है इंडियन आर्मी का, उसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर ये बनी है, कर्नल मधु राणा। तो अभी हाल में जोधपुर पोस्टेड है, इसलिए ये राजस्थान के करंट अफेयर्स में है। फिर ये एक चीज देख लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लो, कि बनस्थली विद्यापीठ और आरकैट है ना, इसका एमओयू है किसके लिए? जो बनस्थली विद्यापीठ है ना, वो अपने विद्यार्थियों को और अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग करवाएगा। कहाँ पर? आरकैट में ट्रेनिंग कराएगा, तो उसके लिए एमओयू इन्होंने साइन किया है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर देवास बांध थर्ड और फोर्थ। अब ये थर्ड और फोर्थ तो हटा दो, देवास बांध याद रख लेना, उदयपुर में। गोरा बादल स्टेडियम है, ये चित्तौड़गढ़ में बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव। अभी इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव है ना, 23 से 24 सितंबर को होगा। ये वैसे बार बार आता रहेगा करंट अफेयर्स में, पर 23 से 24 सितंबर को होगा, याद रखना, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव। ये जयपुर में होगा, और किसके द्वारा? उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आरएएस में पहले भी पूछे गए हैं। मैं आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने का मतलब तो नहीं है वैसे, क्योंकि वो डेटा पुराना हो चुका है। तो पर मैं आपको पीवाई क्यू अगर दिखा भी दूं या आप खुद चेक करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव है, ठीक है, ये मान लो 23 सितंबर 24 सितंबर पूछेगा, या फिर जयपुर में होगा ये पूछेगा। पर ये चीज अगर पूछ लेगा ना, तो ये चीज में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये याद रखना, उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन, ये दोनों के तत्वाधान में इसका आयोजन होगा। फिर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये भी भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर चैप्टर 4 पढ़ा है इकोनॉमिक सर्वे का, तो उसमें इसके बारे में बात है। रिप्स ये 2019 में वैसे तो शुरू हुआ था, पर 2022 में इसको एक तरीके से रीलॉन्च किया गया है। तो ये याद रखना, इसकी अब कार्य अवधि को बढ़ा करके मार्च 2027 तक कर दिया गया है। और 8 मार्च से 8 मार्च 2023 से अनुदान और छूट देने हेतु जो आवेदन प्रक्रिया उसको ऑनलाइन कर दिया है।
ठीक है ना। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कार्यावधि इसकी मार्च 2027 तक है, और 2022 में इसको रीलॉन्च किया है, ये याद रखना। फिर विशेष योग्यजन कथौड़ी और सहरिया, ये जनजाति को रोजगार में अब है ना 100 की जगह 200 दिन। अच्छा, वैसे ये अपन ने मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे, तब भी अपन इसकी बात करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, मनरेगा में पहले 100 दिन का रोजगार आपका लीगल राइट है ना। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको 125 दिन कर दिया, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए। और जो विशेष योग्यजन कथोड़ी और सहरिया जनजाति के लोग हैं, उनके लिए इसको 200 दिन कर दिया। अब जो 100 दिन का पैसा है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, और जो बचे हुए 25 दिन का या बचे हुए 100 दिन का पैसा है, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। फिर बात करते हैं जयपुर शहर की पूरा संपदा के संरक्षण और संवर्धन हेतु। अब देखो, इसमें क्या है, ऑस हेरिटेज एक संस्था है ऑस्ट्रेलिया की, और एक पीडी कोर। ये पीडी कोर क्या है, ये एक, देखो, राजस्थान गवर्नमेंट और है ना एक प्राइवेट कंपनी है ILFS। अब ये याद मत रखना, मैं, चलो हटा देते हैं, छोड़ो, आप ये याद रख लें, राजस्थान गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कंपनी की संस्था है पीडी कोर। तो इन दोनों के बीच में ये MOU हुआ है, किसके लिए, जयपुर शहर की पूरा संपदा को के संरक्षण के लिए। ये भी याद रखना, ऑस हेरिटेज, ये नाम याद रख लेना भाई, मेरे को लगता है ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखना। फिर है सिटी पार्क जयपुर, है ना। अब ये सिटी पार्क जयपुर पिछले साल कईयों ने पढ़ा है, अब तो इंस्टाग्राम पे रील भी देख ली होंगी। ये कहाँ पर है, मानसरोवर में, मानसरोवर जयपुर में। यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाए जाएंगे, किससे, ये मियावाकी टेक्निक से। अब देखो, मियावाकी टेक्निक क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। ये देखो, ये एक जापानीज टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया मतलब जैसे मान लो 50,000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो वहां पर तो आप बहुत बड़ा जंगल भी बना सकते हो, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हो अलग अलग टाइप के। पर शहरों में इतना बड़ा एरिया अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है इसमें, 1,000 स्क्वायर फीट या उससे जो छोटा एरिया है, मतलब जैसे घर के पीछे लगा लिया, या फिर थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया, वहां पर आप बहुत ही डाइवर्स जंगल है ना, जंगल इससे बना सकते हो। तो ये अर्बन जंगल इससे बनाया जा सकता है इस टेक्निक से। तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना। और ऐसे अर्बन जंगल मियावाकी टेक्निक से बनाया जा सकता है, उसके थ्रू ये लोग ऑक्सीजन पॉकेट्स बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं, सिटी पार्क जयपुर, जो सिटी पार्क मानसरोवर में है, वहां पर। फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स का इनोवेशन हब, ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये जोधपुर में बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं ट्विटर स्पेस पर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, काम री बाता चौपाल पर, किसके द्वारा चलाया जा रही है, आर्थिक सांख्यिकी विभाग का जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम है ना, उसके तहत ये चलाया जा रहा है ट्विटर स्पेस पर। वैसे भी अब चौपाल पर तो बातें होती नहीं, अब तो ट्विटर स्पेस पर ही बातें होती है। तो इसके अलावा देखते हैं अपन सिक्स्थ स्पाइडर मीट। अब ये भी बहुत मेरे को तो काम का फैक्ट नहीं लगा वैसे, पर एक बार देख लो, ये जैसलमेर में ना स्पाइडर इंडिया द्वारा इसका आयोजन कराया गया है, सिक्स्थ स्पाइडर मीट का। अब ये स्पाइडर जो आप समझ रहे हो, ये वही स्पाइडर है, ये मकड़ी के बारे में ही बात है। तो इसका विषय भी यही रखा गया है, स्पाइडर्स अराउंड द डेजर्ट नेशनल पार्क इन सम। सम का है, जैसलमेर में ये सम डेजर्ट नेशनल पार्क भी। अच्छा, मुझे याद है 2020 का या 2019 का IAS का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये कितने जिलों में फैला हुआ है। तो ये आप अब RPSC ना पूछ ले, इसलिए याद रखना कि ये सिर्फ जैसलमेर में नहीं फैला हुआ है, ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में फैला हुआ है। RPSC अगर आपको डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट दे दे, तो ये याद रखना, दोनों में फैला हुआ है। फिर है प्रदीप शेखावत जी, ये राजस्थान पत्रिका के पत्रकार हैं ये। अब शायद इनको यहाँ पर हरियाणा में है ना, हरियाणा में इनको सूचना आयुक्त बना दिया गया है। तो एक तो ये फैक्ट याद रख लेना, ये मुझे ऐसे ही याद आ गया, मैंने न्यूज में देखा था। तो फिर ये प्रतिवर्ष जो इनको ये पत्रकारिता और साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है ना, इसके लिए भी इनका चयन किया गया है। प्रदीप शेखावत जी, ये है पत्रकार राजस्थान पत्रिका के। फिर इसके बाद में लास्ट देखते हैं कि राजस्थान की जो पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी है, वो कहाँ पर बनाई जा रही है, ये जयपुर में बनाई जा रही है। और किसकी साझेदारी से बनाई जा रही है, एक तो टाटा मोटर्स और एक गंगानगर वाहन उद्योग, इनकी साझेदारी से ये बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये हमने
कवर कर लिया भाई मार्च 2023 का राजस्थान का करंट अफेयर्स। ठीक है, अब बहुत ज्यादा बातें तो है नहीं करने के लिए। अब अपन ने देख जनवरी, फेब्रवरी और मार्च, ये 3 मंथ का अपना कवर हो गया। करंटली जुलाई चल रहा है, तो अपना अप्रैल, मई और अप्रैल और मई का अपन है ना ये जुलाई मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखते रहिए, और बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो हम लोग बनाएंगे, आप वो भी देखना। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।